की आर्थिक राजधानी में उपस्थित आरसीएम के आर्थिक योद्धाओं को सादर नमस्कार। गुड आरसीएम। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एक छोटा सा टाउन है वहां पे जिंद। पिछले 8 साल से उसी शहर में मेरा अपना बिजनेस है, केबल नेटवर्क है, केबल ऑपरेटर हूं मैं बेसिकली। साथ में स्टूडेंट हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया में, वहां से पीएचडी कर रहा हूं। पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। जो मेरी प्रेरणा रहे हैं, मेरे मार्गदर्शन रहे हैं, आदरणीय श्री मुकेश कोठारी जी, केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, इनकी गाइडलाइन में दोस्तों इस बिजनेस को सीख रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। इस बिजनेस में किस प्रकार से हम कामयाब हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अभी कोठारी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया ड्रीम्स की क्या पावर है, सपनों में क्या ताकत है, और हमें सपने लेने ही चाहिए। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं अब्दुल कलाम, उनकी एक पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला, रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक। और उस पुस्तक में कलाम साहब एक चीज पे जोर देते हैं। कलाम साहब ये नहीं कहते कि आप आने वाली पीढ़ियों को पैसा देके जाइए, उनके लिए प्रॉपर्टी देके जाइए, उनके लिए जमीन और जायदाद छोड़ के जाइए। कलाम साहब उस पुस्तक में लिखते हैं, अगर आपने आने वाली पीढ़ियों को देके जाना है तो आप आने वाली जनरेशन के लिए बड़े बड़े सपने बना के जाइए, ताकि वो उन पे काम कर सके और अपनी जिंदगी में उनको पूरा कर सके। जब बिजनेस की बात आती है, धीरू भाई अंबानी का नाम आता है, और हम सारे के सारे उनसे प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि वो आप और मेरी जैसी स्थिति से उठ के बहुत बड़ा एक साम्राज्य अपने पीछे छोड़ के गए हैं। उनके बारे में अगर कभी आपको जानने का मौका मिले तो हमेशा बड़े सपनों की बात करते थे, और अपनी कामयाबी के पीछे वो केवल मात्र सपने को महत्व देते हैं। रिलायंस के माध्यम से वो कहते हैं, एक सोच थी एक सपना था, बोले हर कोई बढ़े हर कोई। अंबानी साहब ने जीते जी सपना लिया था, इसलिए उसके बेटे आज उस सपने को पूरा करने के प्रयासरत हैं, और वो सपना लिया गया था, इसलिए फ्रेंड निश्चित रूप से एक दिन पूरा भी होगा। सपने आप लीजिए, लेकिन सपने लेने के साथ में एक काम और आपको करना पड़ेगा, उन सपनों के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो सपना आज मैंने लिया है, वो रॉयल्टी का सपना हो सकता है, वो टेक्निकल बोनस का सपना हो सकता है, वो अच्छी गाड़ी का, अच्छे बंगले का सपना हो सकता है। ये सपना मेरा पूरा होगा। जब तक आपका फेथ उस पर नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। आप एक अपना अच्छा सा ड्रीम चुनिए, उस ड्रीम पे काम कीजिए, और 5 चीजों पे आप फेथ कीजिए। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में बड़े मुकाम हासिल करने हैं, ये फेथ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका फेथ मजबूत है, निश्चित रूप से जितना बड़ा आपका ड्रीम है, कुछ भी बना लीजिए। कोठारी साहब ने आपको छूट दीजिए है, कितना ही लंबा बनाइए। आरसीएम बिजनेस में पावर है, वो सारे के सारे सपने पूरे कर देता है। आरसीएम बिजनेस तो फ्रेंड्स उन सपनों को भी पूरे करता है जो आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने हूं, अपने बारे में मैं बताऊं, पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, बीएड किया। मेरे फादर लेक्चरर थे, ऐसी कुछ एजुकेशन मिली थी, मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था। यूजीसी का जो नेट का टेस्ट होता है लेक्चरशिप के लिए, वो क्वालिफाई किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फ्रेंड एक प्राइवेट स्कूल में मुझे नौकरी करनी पड़ी, और 500 रुपए महीना की नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत
काफी अंदर तक चले गए, थक गए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम आराम करेंगे कुछ दोपहर में, एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। झाड़ी में से एक सांप निकलता है और राजा जी के पैर के अंगूठे को डस लेता है। बेहोश हो जाते हैं राजा जी। मंत्री जी राजा जी को एक पास में एक वैद्य थे, उनके पास में लेके जाते हैं। वैद्य जी पूरी की पूरी स्थितियां चेक करने के बाद में मंत्री जी को बोलते हैं कि राजा जी को बचाना है, एक ही उपाय है, इनके पैर के अंगूठे को कट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर इनके बॉडी में चला जाएगा। जब और कोई उपाय नहीं था तो मंत्री जी बोल देते हैं, फलस्वरूप राजा जी के जो पैर का अंगूठा है वो काट दिया जाता है। राजा जी को जब पता लगता है, वो देखते हैं कि उनके पैर का अंगूठा कट गया है, बड़ा गुस्सा होते हैं, सोचते नहीं है उनकी भलाई के लिए हुआ है, मंत्री जी को जेल में बंद कर देते हैं। और उसके बाद से राजा जी अकेले जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन गए हुए थे, आदिवासी कुछ लोग मिलते हैं राजा जी को और वो राजा जी को पकड़ लेते हैं। उनको पता नहीं था राजा क्या होता है। उनकी एक समझ में आता है कि ये मोटा ताजा आदमी है, सुंदर है, आज हमने अपने देवता को बलि देनी है, उसके लिए ये अच्छा रहेगा, देवता जी खुश हो जाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति की बलि मिलेगी। तो पकड़ के लेके जाते अपने कबीले में, और ऐसा नियम होता है बलि देने से पहले उसका स्नान कराया जाता है। जब वो स्नान करवा रहे थे तो पता लगता है कि राजा के पैर का अंगूठा नहीं है, पूरा शरीर नहीं है, इसलिए बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए वो छोड़ देते हैं राजा जी को। और जो राजा को पता लगता है अंगूठा न होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया है, बड़ा खुश होता है, ऊपर वाले का धन्यवाद करता है, मंत्री जी के पास सीधा जेल में जाता है, मंत्री जी के पैरों में गिरता है और बोलता है, मंत्री जी मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको जेल में बंद किया, आपने मेरी भलाई के लिए काम किया था और आज इसी अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई। मंत्री जी बोलते हैं कि राजा जी ऐसा क्या हुआ, हमें भी बताइए। राजा जी पूरी स्टोरी उसको बताते हैं और स्टोरी सुनने के बाद मंत्री जी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, राजा का धन्यवाद करते हैं। राजा जी की समझ में नहीं आता। राजा जी पूछते हैं, मंत्री जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंत्री जी कहते हैं कि राजा जी अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ होता, तुम तो इसलिए बच गए, तुम्हारा अंगूठा नहीं था, मेरा राम नाम सत्य जरूर होने वाला था, मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं था। फ्रेंड्स, मैसेज ये है, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी घट जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ऊपर वाले की प्लानिंग में क्या है हमें नहीं मालूम। अब्दुल कलाम, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि वो बहुत, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनकी इच्छा थी कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिले ताकि परिवार को कुछ हेल्प मिले। उनका एक इंटरव्यू आया, एयरफोर्स में पायलट की पोस्ट निकली हुई थी, साउथ इंडिया से
उसकी तरह जाना जाता। लेकिन फ्रेंड, उस टाइम हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा नहीं था कि वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बन जाए। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, हो सकता है 200 साल भी लगे, जब हिंदुस्तान आर्थिक रूप से आजाद होगा, आर्थिक आजादी के योद्धाओं को नाम जिस इतिहास में लिखा जाने वाला है, आज नियति ने आपको मौका दिया है कि आप अपना नाम आर्थिक आजादी के उन सिपाहियों में नोट करवाएं। फ्रेंड्स, तीसरा फेथ आपको करना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आरसीएम बोनस के उत्पादों पे फेथ करना पड़ेगा। ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, लोगों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप एक नेटवर्क बनाएंगे, आपके नेटवर्क में लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनके प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में रॉयल्टी इनकम आएगी। पैसा ज्वाइनिंग से नहीं आता, पैसा प्रोडक्ट से आता है। प्रोडक्ट पे फेथ करना है, एक ही तरीका है, यूज कीजिए उसको। किट मिलती है, सबसे पहले कपड़ा सिलवाइए, बात खत्म। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, यूज कीजिए। हमारे इस बिजनेस का एक ही प्रिंसिपल है जिसपे ये काम करता है, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट द प्रोडक्ट, केवल मात्र इतना काम करना है। कुछ लोग आते हैं कि साहब किट ले लिया, ठीक है, अपलाइन बोलता है कि इसको किट को सिलवाओ, बोले कि साहब सिलवाने से क्या होगा, सिलाई के पैसे नहीं है, थोड़ा काम कर लें, चेक आ जाएगा फिर सिलवाएंगे। एक्सक्यूज बनाते हैं। कोठारी साहब कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, बहाना मत बनाइए। कोठारी साहब ने बिल्कुल क्लियर किया, हिंदुस्तानी रेट कल्चर मेंटेलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपेयर कीजिए। लेकिन मैं तो एक चीज कहता हूं कि आप ज्यादा कंपैरिजन और कैलकुलेशन में ज्यादा मत जाइए। एक बार कैलकुलेट किया, देखा, ठीक है, उसके बाद ज्यादा कैलकुलेशन में इसलिए नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट से आप एक साबुन लेते हैं नहाने का, उस साबुन में एक क्वालिटी है, वो आपके शरीर पे, आपके तन का जो मैल है उसको साफ कर देती है। थोड़े टाइम के लिए आप फ्रेश से नजर आते हैं, ताजगी आ जाती है आप में। लेकिन आरसीएम बिजनेस की जो साबुन है, इस साबुन में मार्केट वाले साबुन वाली क्वालिटी तो है ही है, उसके अलावा एक क्वालिटी और है। हमारी जिंदगी का आज तक का जो सबसे बड़ा मैल रहा है, गरीबी और दरिद्रता का मैल, आरसीएम की साबुन फ्रेंड उस मैल को धो देती है। आज आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स के पास में जो इतनी शानदार इनकम आ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, क्या कारण है? एक ही डिसीजन। मैंने आज से 3 साल पहले डिसीजन लिया था, जब आरसीएम बिजनेस में कपड़ा था, कपड़ा लिया, पहन लिया, साबुन आई, साबुन यूज की, पेस्ट आया, पेस्ट करने लग गए, बेडशीट आई, घर की सारी बेडशीट चेंज कर दी। केवल मात्र इतना ही तो काम किया, और केवल मात्र इतना काम करने की वजह से
मैं भी लोगों को संबोधित करूंगा, मैं भी अपनी कहानी बताऊंगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे भी उस फला दोस्त ने विरोध किया था, रिश्तेदारों ने ऐसा कहा था, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूं और मेरी स्टोरी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, प्रेरणा लेके काम करेंगे। इस प्रकार का एक ड्रीम बना के उस पर फेथ कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारी हेल्प आपको मिलेंगी इस बिजनेस में, लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। एक स्टोरी है, बड़ा मोटिवेट करती है मुझे, हमारे इस बिजनेस पे बिल्कुल लागू होती है। एक महात्मा जी थे, साधु महात्मा, पहाड़ पे रहते थे, तपस्या करते थे। उनके बारे में एक चीज फेमस थी कि अगर कोई जाके उनके पास में कुछ भी बोलता था, कुछ भी पूछता था, वो हमेशा सत्य बताते थे। एक बार गांव के कुछ बच्चे, फेत नहीं होता, नशे में रहते हैं, जवानी के मदमस्त होते हैं, उन्होंने कहा कि हम महात्मा जी के पास में जाएंगे और महात्मा जी हमारी बात को अगर सही बता देंगे तो फिर हम भी महात्मा जी को मानने लग जाएंगे और जो भी आप कहेंगे गांव वालों से वो बोले, आप हमें दंड देना। वो गांव वालों को लेके महात्मा जी के पास में गए और रास्ते में उन बच्चों ने एक चिड़िया पकड़ी, पक्षी पकड़ा, एक पक्षी को अपने हाथ में लिया और प्लानिंग करके गए, हम महात्मा जी से पूछेंगे कि महात्मा जी हमारी मुट्ठी में क्या है। महात्मा जी कहेंगे कि एक चिड़िया का बच्चा है, शायद वो बता दें। अगर वो ऐसा बताएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जिंदा है या मुर्दा है। अगर महात्मा जी ने कहा कि ये जिंदा है तो हम मुट्ठी को ऐसे बंद कर देंगे, वो मर जाएगा। अगर महात्मा जी ने कहा कि ये मुर्दा है, हम मुट्ठी को खोल देंगे, वो उड़ जाएगा। ऐसी प्लानिंग बना के वो उनके पास में गए, महात्मा जी से पूछा, पहला प्रश्न, महात्मा जी क्या है? महात्मा जी ने कहा पक्षी है, एक चिड़िया का बच्चा है छोटा सा। दूसरा प्रश्न किया, महात्मा जी जिंदा है या मुर्दा है? महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए थे, उनकी इस बात को सुन के वो हंसे थोड़ा। दूसरे लोग उनकी हंसी का राज नहीं बता पाए। बच्चे बोले कि महात्मा जी हंसिए मत, बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है, ये चिड़िया है, मुर्दा है या जिंदा है? महात्मा जी ने कहा कि बेटा ये मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हारे हाथ में है कि ये चिड़िया मुर्दा है या जिंदा है। तुम अगर चाहोगे तो यह जिंदा है और अगर तुम चाहोगे तो ये मुर्दा है। आरसीएम बिजनेस की कामयाबी भी फ्रेंड्स आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। अगर आपका अंदर तक, अगर यहां से फेथ हो गया कि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी मुझे मिलेगी, वो निश्चित है, वो मिलेगी, वो आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फेथ नहीं है, अपने आप पे डाउट्स है, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब तक फेथ नहीं होगा तब तक मिलने वाली नहीं है। आरसीएम बिजनेस में आपको कामयाबी मिलेगी, इसके बहुत सारे कारण हैं। आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट
अपने ऊपर विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, सामने वाला कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित नहीं होंगे, लोग आपकी आंखों में जो विश्वास की चमक है उससे प्रभावित होंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज आपके फेथ की वजह से काम करेगी, उसकी वजह से लोग प्रभावित होकर आपके बिजनेस में आएंगे। आप लोगों के पास में जाते हैं, लाखों रुपए महीना की बात करते हैं, फेथ नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, जूतों पे पॉलिश नहीं है, कपड़े 4 दिन से पहने हुए हैं, और सामने वालों को कहते हैं कि दोस्त 1 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी, बिजनेस ज्वाइन कर ले। कोई नहीं करेगा, फेथ नहीं है। इस जिंदगी में किसी भी सफल व्यक्ति ने, कोई भी कामयाब व्यक्ति, कामयाब वो बाद में मिलता है, पहले उसे अपनी कामयाबी का फेथ अपने ऊपर होता है। एक बार एक पत्रकार ने एक बहुत महान व्यक्ति जिनका नाम है सर रिचर्ड हैडली, क्रिकेट में, उनसे एक प्रश्न किया। न्यूजीलैंड के हैं वो खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि सर रिचर्ड हैडली, आपके नाम बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं, पर मैच आपका एवरेज रहता है, 5 विकेट लेते हैं, आपकी कामयाबी का राज क्या है? रिचर्ड हैडली ने उनसे कहा कि जिस दिन किसी भी देश के साथ हमारा मैच होना होता है, जब से डेट अनाउंस होती है, उसी दिन से मैं ये कल्पना करता हूं, मैं उत्साह से भर जाता हूं कि फला दिन मैच होगा और उस दिन मैंने बहुत अच्छा वर्क अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए करना है। जिस दिन मैच होता है, मैं सुबह उठता हूं, कॉन्फिडेंस से भर जाता हूं और ये सोच के मैदान में जाता हूं कि आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि मेरे देश को, मेरी टीम को आज मेरे परफॉर्मेंस की जरूरत है। और ये बोलते हैं कि जब बॉल मेरे हाथ में होती है, मैं अपने बॉलिंग रनअप पे जाता हूं, मेरा एक ही मैं कल्पना करता हूं कि मैं बॉल डालूंगा, बॉल वहां पे गिरेगी और सामने वाले बैट्समैन का जो मिडल स्टंप है वो लेते हुए बॉल चली जाएगी। जैसे ही मैं इधर कल्पना करता हूं, सामने वह उसी प्रकार की स्थितियां मेरे सामने आ जाती हैं। सचिन तेंदुलकर पहले अपने अंदर सचिन तेंदुलकर बना, उसके बाद वो दुनिया के सामने सचिन तेंदुलकर बना है। अगर वो अपने अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं बनता तो दुनिया के सामने कभी भी नहीं आ पाता। आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी चीयर आपको पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद रॉयल्टी आपके सामने आएगी। आज से ही बोलने लग जाइए, मैं आरसीएम बिजनेस का भावी रॉयल्टी चीयर हूं। बोल सकते हैं? है इतना साहस कहने का? क्योंकि ड्रीम के लिए डेयर करना पड़ता है, साहस की जरूरत होती है। हम इसलिए घबरा जाते हैं कि साहब अगर आज बोल दिया, स्टेज से बोल दिया और रॉयल्टी नहीं मिली तो फिर लोग क्या कहेंगे? अरे फ्रेंड, जो लोगों की परवाह करते हैं वो कुछ नहीं करते। जो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, एक मिशन लेके चलते हैं, उन्हें ही कामयाबी मिलती है। आज 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो यह कि आप इतिहास को पढ़ते रहें। 1600 में ये हुआ, 1700 में ये हुआ, 1800 में एक ऐसा आदमी पैदा हुआ, 1900 में राइट बंद हुए, उन्होंने जहाज की खोज की, ये हुआ वो हुआ। पढ़ते रहिए जैसे पढ़ते आए हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जिन लोगों को आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, उन सभी लोगों का उस टाइम के समाज ने, उस टाइम के बुद्धिजीवियों ने विरोध किया था। उनके सामने दिक्कतें आई थी, समस्याएं थी, चैलेंज आए थी, इसलिए उन लोगों का नाम आज इतिहास में है और हम बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको पढ़ते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं वो पढ़ा के। आज मौका आपके सामने है, आप आरसीएम बिजनेस में जुड़े, काम करें, लोगों का विरोध सहन करें। निश्चित रूप से आज के कुछ टाइम के बाद जब एक और इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के पन्नों पे आपका नाम होगा फ्रेंड्स।